सिंह के सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। भगत सिंह तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। भगत सिंह तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साम्राज्यवाद का नाश हो नाश हो नाश हो। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। समाजवाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भगत सिंह का गांव तो खटकड़ कलां बताते हैं, माना जाता है। मूल गांव खटकड़ कलां था उनका, अब जो अमृतसर जिले में पड़ता है खटकड़ कलां। लेकिन भगत सिंह वहां कभी नहीं गए उस गांव में। भगत सिंह पैदा भी खटकड़ कलां में नहीं हुए थे। उनके दादा अर्जुन सिंह ही बहुत पहले उनको दूसरे हिस्से में लायलपुर के इलाके में, लाहौर जिला था, लायलपुर का इलाका था, वहाँ पे उनको ज़मीन मिल गई थी और वो वहीं पे रहते थे लायलपुर में। बाद में उन्होंने लाहौर में भी रहना शुरू कर दिया था। तो लायलपुर के अंदर बंगा गांव है, बंगा गांव में भगत सिंह पैदा हुए थे। भगत सिंह को इतना जल्दी, दो आदमी हैं अपने देश में जिनको बहुत कम उम्र में शहादत हुई। एक भगत सिंह से पहले थे 1915 में, उनको अंग्रेजों ने फांसी तोड़ा था। उनका नाम था करतार सिंह सराभा। 19 साल का था वो, 19.5 साल का। उसको 19.5 साल की उम्र में फांसी तोड़ दिया था। भगत सिंह करतार सिंह सराभा से कभी नहीं मिले, क्योंकि भगत सिंह 1907 में पैदा हुए थे। जब करतार सिंह सराभा को फांसी तोड़ा गया वो कुल 8 साल के थे। लेकिन भगत सिंह एक बात कहते थे कि सराभा मेरा गुरु है, मेरा भाई है, मेरा साथी है। वो उससे प्रेरणा लेते थे, उससे वो उसकी ज़िंदगी से सीख करके अपनी लड़ाई आगे चलाना चाहते थे, देश की लड़ाई। वो क्या लड़ाई थी सराभा की? सराभा पढ़ने लिखने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए, अमेरिका में, 10वीं करने के बाद। वहाँ पे जाके उन्होंने देखा कि भारत के लोग, आजकल अपने गाँव में तो बहुत बच्चे जाओ दूसरे देशों में, और लोग अपनी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी बेच के भी बड़कन बेचे हैं। उस टाइम पे भी ये रिवाज शुरू हो चुका था कि भारत के बहुत लोग विदेश में जाके काम करते थे। तो वहाँ उन्होंने देखा कि भारत के जो मजदूर वहाँ पे काम करते हैं उनकी अमेरिका वाले बेइज्जती बहुत करते हैं। उनको ब्लैक इंडियन बोलते हैं, कभी कुत्ता बोलते हैं, भारतीय कुत्ते, कभी कुछ कहते हैं, ऐसे उनकी बदनामी करते हैं। तो दिमाग में एक बात आई कि ये इस वजह से बोलते हैं कि हम गुलाम हैं, हमारे ऊपर और किसी का राज है। इसलिए सराभा ने वहाँ पे जो भारतीय रहते थे उनसे संपर्क किया, और एक बाबा गुरदीप सिंह थे, उनकी मदद से, और फिर बाबा सोहन सिंह बकना और लाला हरदयाल का नाम बहुतों ने सुना होगा। उनके नाम की बात तो चला कर है बुद्धिमान आदमी के लिए, वे बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे। उन्होंने मिलके गदर पार्टी बनाई थी वहाँ पे, गदर पार्टी। गदर का मतलब होता है बगावत। 1857 की लड़ाई को गदर बोलते हैं, गदर अंग्रेज। तो इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी का नाम 1857 की लड़ाई के आधार पे गदर पार्टी रखा। सराभा उस पार्टी के थोड़ी सी उम्र में उस पार्टी के मेंबर बन गए। 15 साल के थे सारे, 15 साल के। और थोड़े से दिन में अपने दिमाग की वजह से उस पार्टी के लिए पर्चे लिखना, अखबार निकालना, प्रेस चलाना, जो उस टाइम पे बड़ा मुश्किल काम था, सराभा के कंधों पे वो सारा काम चलता था। और उन्होंने 2-3 साल की लड़ाई के बाद एक योजना बनाई कि जितने भी बाहर रहते हैं वो अपनी कमाई के पैसे इकट्ठे करो, यहाँ से हथियार खरीदो और जहाज़ों में, पानी वाले जहाज में सवार होकर और भारत में चलो, अंग्रेजों को भगाना पड़ेगा, वहाँ से हथियार लेके चलो। 2000 आदमी जहाज़ों में, अलग अलग जहाज़ों में सवार होकर भारत में आके घुस गई। उन्होंने फौज से भी संपर्क किया, नीचे नीचे पुलिस से भी संपर्क किया, जो भारतीय सिपाही थे उनसे, कि भाई इनका अंग्रेज़ों की क्यों दाब मानो हो,
उनकी ये सारी योजना उन्हें 15 फरवरी को बगावत शुरू करनी थी, लेकिन एक उनके भीतर गद्दार निकल गया, कृपाल सिंह नाम था, उसने वह बात अंग्रेजा तक पहुंचा दी और 2-3 दिन में सारे क्रांतिकारी पकड़े गए। 2000 के करीब लोगों को फांसी चढ़ा दी अंग्रेजों ने, जिनमें सराबा भी शामिल थे। कुल 19 साल 19.5 साल की उम्र। तो भगत सिंह उसको अपना गुरु बोलते थे, उसको अपना साथी बोलते थे, उससे वो प्रेरणा लेते थे कि मुझे सराबा जैसा बनना है। और ये देखा गया कि भगत सिंह ने पढ़ते पढ़ते ही अपने साथियों का एक ऐसा पढ़ने लिखने समझदार साथियों का समूह बना लिया। उन्होंने पंजाब में नौजवान भारत सभा बना ली। फिर बाद में घूमते फिरते वो राम प्रसाद बिस्मिल, उनसे जो पुराने क्रांतिकारी थे, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, ऐसे अनेक लोगों के संपर्क में वो आए और उन्होंने, और बंगाल के सचिंद्र नाथ शानाल वगैरह, भगवती चरण वर्मा, ये लोग आके यहाँ पे उनको बम बनाना, ट्रेनिंग देना और कैसे अंग्रेज सरकार को यहाँ से भगाना है, कैसे भारत के लोगों को तैयार करना है, इस काम पे वो जुटे। शुरुआती दौर उनका ये है। ये दौर उनका समझ लो आप 17-18 साल की उम्र से शुरू हो जाता है और लगभग 20 साल की उम्र तक इसी टाइप का दौर चलता है। भगत सिंह में परिवर्तन कहाँ से आता है? भगत सिंह ये मान के चलते हैं कि लड़ाई अकेले पिस्तौल से नहीं आएगी। लड़ाई तब आएगी जब विचारों के तौर पे भारत की जनता अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएगी। जब भारत के लोग ये मान लेंगे कि अंग्रेजों को यहाँ से जाना चाहिए, अंग्रेजों को यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, और उसके लिए वो इकट्ठे हो जाएंगे, उसके लिए वो बलिदान करने के लिए तैयार होंगे, तब सफलता मिलेगी हमें। भगत सिंह ये मान के चलते थे। उन्होंने इसके लिए गदर पार्टी ने क्या काम किए, यूरोप के अंदर क्या काम हुआ, और इसी बीच में एक बड़ी घटना हो गई रूस में। रूस के किसानों ने, मजदूरों ने मिलके राज पे कब्जा कर लिया और दुनिया में एक नया ऐसा राज कायम हो गया जहां पे मजदूर किसान की चलती थी, वहां पे पूंजीपतियों की नहीं चलती थी। उन्होंने सारे कानून, सब बच्चों के लिए पढ़ाई जरूरी होगी, सबके लिए सेहत का इंतजाम सरकार करेगी, जो भी काम करने लायक हो जाएगा उनको काम सरकार देगी, कोई बुजुर्ग, कोई बेबस आदमी नहीं होगा, उनकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। एक बिल्कुल अलग तरह का राज वहाँ पे कायम कर लिया। और जब ये राज कायम हो गया लेनिन के नेतृत्व में, तो भगत सिंह को ये चसक पैदा हुई कि जिस विचार से लेनिन ने रूस को बदल दिया, वो विचार हमें सीखना चाहिए। इस विचार से प्रेरित होकर वो एक जर्मनी के बहुत बड़े महात्मा थे कार्ल मार्क्स, उसके विचारों के संपर्क में आए, उनकी किताबें पढ़ी, उन्होंने क्या क्या किया था, इंग्लैंड में क्या किया, जर्मनी में क्या किया, फ्रांस में क्या किया। कार्ल मार्क्स को कई देशों की सरकारों ने निकाल दिया था अपने देश में। वो जिस देश में भी काम करते वहीं की सरकार उसको 1-2 साल में निकाल देती कि तो लोगों को भड़काता है, सरकार के खिलाफ भड़काता है। और उसके विचारों से प्रेरित होके एक बार कई साल पहले फ्रांस वालों ने भी कब्जा कर लिया था सरकार पे, लेकिन वो 4 महीने के बाद दोबारा फेल हो गई। लेकिन रूस वालों ने पक्का कब्जा जमा लिया। तो तब भगत सिंह को लगा कि ये रास्ता है, ये रास्ता है। मैं आपकी संदेश मिलने के बाद कि यहाँ पे बात करनी है, भगत सिंह की लिखी हुई, वो बहुत ही पढ़ने लिखने वाले आदमी थे, किताबें पढ़ते थे और जेल में बैठ के उन्होंने बहुत कुछ लिखा। उनकी इतनी मोटी किताब में सारी रचनाएं छपी हुई हैं। भगत सिंह की जो कुछ भी उन्होंने लिखा एक किताब में छपा हुआ है। उनकी एक डायरी थी जेल में जो उसने अफसरों से ली थी। उस डायरी में उन्होंने वो रोज रोज अपने विचार लिखते थे कि क्या क्या होना चाहिए। ये तब की बात है जब उनको ये पता भी लग गया था कि जेल से बाहर नहीं जाना, यहाँ से तेरी लाश ही जाएगी। लेकिन वो लिख के
नौजवानों के पास भेजना चाहते थे, देश के पास भेजना चाहते थे कि इनसे प्रेरित होके मेरे देश के नौजवान करवट लेंगे और वो देश के लिए काम करेंगे। ये भगत सिंह ने उस किताबों में लिखा। तो मैं उसमें जब पढ़ रहा था बारीकी से एक एक चीज़ को, तो उन्होंने जो सबसे बड़ी बात उस दिन भी बताई, जिसकी चर्चा हम आज भी करते हैं, कि हम भारत के लोग गुलाम इसलिए हैं कि हम भारत के लोग नहीं हैं। हम कोई जाट है, कोई ब्राह्मण है, कोई वाल्मीकि है, कोई चमार है, कोई बनिया है, कोई बरागी है, हम जात पात में बटे हुए हैं। अंग्रेज हमारा फ़ायदा उठाते हैं हमारे बटने का। हम कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ पड़ते हैं, इसका फ़ायदा उठाते हैं अंग्रेज। हमारे पूरे देश की कोई एक भाषा नहीं है, एक बोली नहीं है जिसमें कोई पर्चा लिखें सब लोग समझ लें। हम अंग्रेजी को ही अपनाने लग गए। तो उन्होंने ऐसी बातों पे लिखते हुए कहा कि जिस दिन भारत में भारत के लोग अपने आप को इंसान मानने लग जाएंगे और जात पात और धर्म का बंटवारा इसको छोड़ देंगे, उस दिन अंग्रेज के यह पंजे नहीं टिक सकते, उस दिन इसको हम भगा देंगे। एक तो उन्होंने ये बड़ा संदेश दिया जो आज भी हमारे देश में बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी आपने देखा होगा, एक साल पहले किसान आंदोलन चला, पूरा साल भर चला। उस टाइम पे भी सत्ता तो यही करती है ना, उन्होंने भी आपस में लड़ाने की कोशिश की। एक बार बीच में जब आंदोलन शुरू हुआ तो हरियाणा पंजाब का अपना झगड़ा पानी का उठाने की कोशिश की। सिख तो आतंकवादी हैं ये कहने की कोशिश की। इस आंदोलन को बाहर से पैसा मिलता है, आतंकवादियों से पैसा मिलता है, ये कह के भड़काने की कोशिश की। लेकिन क्या आप भड़के? किसान विचलित तो नहीं हुए। जात पात का भी नारा लगाया कि ये आंदोलन तो जाटों का है, किसानों का नहीं है। और मजदूर क्या खाएगा अगर अनाज महंगा होगा तो, बहुत तरह के नारे लगाए। लेकिन मजदूर ने भी और किसान ने भी, दोनों ने एक बात समझ ली उस टाइम पे। ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गई, वो बात हमारे दिमागों में अभी भी है और उसको मिटाए बिना हम आगे लड़ भी नहीं सकते। लेकिन वह एक बार पीछे पड़ गई। लोगों ने ये मान लिया ये बात तो सरकार हमने लड़ान खातर के है और गांव में कि में खुशहाली होगी, खेती बाड़ी ठीक होगी, किसान की हालत ठीक होगी, तो उस गांव में काम करने वाला, दिहाड़ी करने वाला, मजदूरी करने वाला, उसने भी काम जिब्बे में लगा जब गांव में सुख होगा। दुकानदारी भी जिब्बे चलेगी जब गांव में सुख होगा। पहली बात, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ हमारा भाईचारा, हमारा बहनापा है, आपस में मिल के रहना चाहिए। हम क्यों इनकी बातें मावा सरकार की? और सरकार को इतना ही भला करना होता तो 75 साल की आज़ादी में तो सबके लिए कोई न कोई काम धंधा, इज्जत में गुजारा करने का तरीका बनाया जा सकता था। हमारे बाद में 2 साल बाद आज़ाद हुआ था चीन, वो तो दुनिया में दूसरे नंबर का देश बन गया। और हमारे पास 6 ऋतुएं, सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी की ज़मीन, भिन्न भिन्न तरह के खनिज पदार्थ। हमारे यहाँ उल्टा काम है। 100-125 घर तो बिल्कुल उनका कोई दौलत का ओढ़ा नहीं बच रहा और बाकी जनता 140 करोड़ लोग ने जीना मुश्किल हो रहा है। तो लोगों ने किसान आंदोलन में जो बकाना चाहती थी सरकार, बात सुनी को नहीं। टेलीविज़न सारे दिन बोले गया, अखबार सारे दिन प्रचार करते रहे, लेकिन लोगों ने बात नहीं सुनी। अब प्रचार के लिए भी उन्होंने फ़ोन, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक पेज अपना प्रचार का ढांचा बना लिया। उनकी बातों में नहीं आए तो क्या हुआ? साल भर के बाद सरकार को ही पीछे हटना पड़ा, सरकार को पीछे हटना पड़ा। लेकिन सरकार एक बार तो टेम देख कर हट गई पीछे, लेकिन उसका अटैक अभी भी जारी है। उसने उसी आंदोलन के दौरान एक और कानून बना लिया था। अब ये जो बात भगत सिंह की है जो उस दिन कही थी, वह आज हमें क्यों ज़रूरत है, वो भी देखने के लिए आज सामने है कि आज फिर वो वही चाल चलती है कि वोट आए तो जात पात में पाट दो। तो जात में बट के लोग ये नहीं देखेंगे सरकार ने हमारा भला किया या नुकसान किया, बल्कि ये देखेंगे ये फलां उसकी वोट गिर रहा है तो हम दूसरे की गिरेंगे। भगत सिंह ने ये बात बहुत पहले देख ली थी। दूसरी बात जो भगत सिंह ने देखी वो ये देखी कि जो हमारा देशभक्ति है, देशभक्ति, सरकार अब भी देशभक्ति की बहुत बात करती है।
2019 के चुनाव तो पहले बेटा, अरे बच्चों, ये मेरे वाली बात कल स्कूल में बतानी तो उन बच्चों को नहीं सुनोगे तो कैसे बताओगे ना, बाहर खती नहीं काट दे बैठो आड़े, लेकिन ये मेरे वाली बात तुमने कल बतानी है तो सुन लो पहले। उस टाइम पे एक महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे सामने था देशभक्ति का, सारा देश एक हुआ। कैसे एक हुआ? भगत सिंह ने जो उसके लिए केंद्रीय नारा इजाद किया, वो नारा क्या था? वो एक अलग नारा था, बहुत लोग कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब का नारा दिया भगत सिंह ने, लेकिन पूरा नारा क्या था? साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इसका मतलब क्या था कि भारत के अंदर जो इनकलाब मतलब बदलाव आएगा, जिंदगी बदलेगी लोगों की, वो जिंदगी तब बदलेगी, वो बदलाव तब आएगा जब साम्राज्यवाद का, अंग्रेजों का नाश होगा, तब बदलाव होगा। इसलिए वो बोलते थे कि नारा पूरा ये है, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हम 47 में आजाद तो हो गए, लेकिन इनकलाब नहीं आया, जिंदगी नहीं बदल पाई लोगों की। बदली है, ये नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं बदली। जो मेरी उम्र के हैं या मेरे से भी बड़ी उम्र के हैं, उन्होंने खराब दिन भी देखे होंगे। आज तो गांव में भी छोटी बड़ी बहुत सी सहूलियतें आ गई। मुझे खुद याद है, 66 साल का हूं मैं। फरमाना मेरी मौसी थी, सामान गांव का हूं मैं। फरमाना मेरी मौसी थी। वहां से जाते बच्चों की, सबकी बता रहा हूँ, सबकी जिंदगी ऐसी थी, मेरी भी ऐसी थी। हालांकि मेरे पिताजी शिक्षक थे, अंग्रेजों के टाइम के पढ़े हुए। जुत्ती उतार के गांव तक लिकटते, जुत्ती हाथ में ले लेंदे, पजामा काट के खोप टांग लेंदे। दूसरे गांव के जोड़ पे जाके पाँव धो के फिर पजामा पहनते, जुत्ती पहनते कि टूट जाए। पैर जलन का डर नहीं था, गर्म रेत में जुत्ती टूटने का घना डर था। और कपड़े एक दूसरे के मांग के ले जाने वाली तो आम बात थी। कितने गमीने जाना होता, दूसरे के कपड़े मांग के ले जाना आम बात थी। अभाव था बहुत ज्यादा चीजों का। ये जिंदगी बदल सकती थी अगर 47 में वो जो इनकलाब वाला काम, जिसको भगत सिंह कहता था कि अंग्रेज तो चला जाएगा यहाँ से, लेकिन कोई पुरुषोत्तम दास, कोई ठाकुर दास, वो मालिक बन जाएगा। यहाँ के बड़े बड़े सेठ व्यापारी वो मालिक बन जाएंगे। हमें मालिक बनाना है उस आदमी को जो काम करता है, खून पसीने से कमाता है, मजदूर को, किसान को मालिक बनाना है। और इसलिए हमारी लड़ाई उन ताकतों से भी है जो दूसरे देश की है, और हमारी लड़ाई उन ताकतों से भी है जो अपने देश में राज आने के बाद जमीन पर, व्यापार पर, सारी चीजों पर कब्जा करना चाहती है। उनसे भी हमारी लड़ाई है। एक भगत सिंह का यूं नारा था। अभी हमारे यहाँ आज के ज़माने में भी प्रचार की वजह से कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी, जिनका राज है खट्टर मोदी का, उनको भी देशभक्त बोल देते हैं। और वो भी कहते हैं हम बड़ी देशभक्त पार्टी है हमारी तो। और जो उनकी माँ है आरएसएस, उसको तो बहुत लोग कहते हैं देशभक्त है ये। आपको हैरानी होगी, आरएसएस आज़ादी से पहले बन गया था 1925 में। उसके 22 साल बाद देश आज़ाद हुआ। लेकिन एक भी आदमी आरएसएस का, एक भी आदमी जिंदा या मुर्दा ऐसा नहीं है जो कभी एक दिन भी जेल में गया हो। अपने देश के कई हजार नौजवान फांसी चढ़े, लेकिन आरएसएस का कोई एक भी आदमी जेल में भी नहीं गया एक दिन। आरएसएस को एक कागज पे, रजिस्टर पे लिखा हुआ एक लाइन नहीं दिखा सकता कि हमने अंग्रेजों के इस काम का विरोध किया। वो देशभक्त बताते हैं अपने आप। उनकी देशभक्ति क्या है? उनकी देशभक्ति ये है कि 4 गालियां पाकिस्तान को दो और साथ में ये कहो देश के अंदर गद्दार हैं, और यहाँ रहने वाले एक समुदाय के लोगों को, खासकर मुसलमानों की ओर इशारा करो कि ये गद्दार हैं। जबकि अंडमान निकोबार की जेल है और दिल्ली में इंडिया गेट पे शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। उनमें बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय मुस्लिमों का भी है, जिन्होंने कुर्बानियां दी, जो बलिदान हुए, जिनको शहादतें मिली। 1857 की लड़ाई में तो अपने पूरे हरियाणा में तो पूरा हरियाणा जितना उतना है मेवात का इलाका, जहाँ पे बलिदान दिया अंग्रेजों के खिलाफ लोगों ने।
तो उन्होंने अब अपना पैमाना बदल दिया देशभक्ति का। देशभक्ति का मतलब है मुसलमानों को गाली देना, उनके खिलाफ नफरत पैदा करना। जबकि देशभक्ति का मतलब यह है कि आज आप भी अपना देश का पैसा अमेरिका को लुटा रहे हो, विदेशी कंपनियों को लुटा रहे हो, प्राइवेट करके यहाँ पर हमारी जो कमाई के साधन हैं उनको विदेशी कंपनियाँ, इंग्लैंड जब आए वो भी तो व्यापार करने एक कंपनी बना के आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। आज ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी लाखों कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और उससे कई गुना ज़्यादा पैसा हमारे देश का आज रोज बाहर जाता है। उसी का ये नतीजा है कि अमेरिका का डॉलर जो 1947 में 1 रुपये से बहुत थोड़ा ही ज़्यादा था, आज वो 81 रुपये का हो गया। अमेरिका का $1 81 में आता है। ताज़ा रेट जो कल का बता रहा हूँ मैं, आज का तो उसको और बदल गया होगा। इतना ज़्यादा नुकसान देश का किया जा रहा है। हमने इस देश के अंदर आज़ादी के बाद हमारे जो बुजुर्ग थे वो तो ज़्यादातर अनपढ़ थे, हमारे जो बुजुर्ग थे ज़्यादातर अनपढ़ थे और उनसे पहले वाली पीढ़ी के लगभग सारे अनपढ़ थे। उन्होंने तो ये चेतना पैदा करी कि भाई सरकार को कहा हमारे गांव में स्कूल खोलो, हम पंचायत की जमीन दे देंगे और गांव में चंदा करके 2-4 कमरे भी बना देंगे, आप स्कूल खोल दो। पहले स्कूल ऐसे ही खुलते थे। ये वाले कहते हैं कि स्कूलों की जमीन तो पिछले 5 साल में खट्टर ने सरकार का नाम चढ़वा ली, पंचायत के नाम तो सारी जमीन तरवा दी, इंतकाल चढ़ गए सरकार के नाम और इन स्कूलों के ताले लाने का फैसला कर दिया। 4801 स्कूल अगले साल अप्रैल तक बंद हो जाएंगे, उन पर ताला लटक जाएगा। 288 के तो नाम आ लिए और 4801 की लिस्ट बना रखी है। उसका तरीका ये है, जो आपके गांव में 2 स्कूल हैं, एक बाहर खेत में विद्यालय का है उसने, और एक ये जो लड़कियों का स्कूल बन रहा है। और भी होगा, कोई प्राइमरी है क्या? 2 ही है। इनमें से एक स्कूल बचेगा, एक रहेगा। लड़कियों का कोई स्कूल अलग नहीं बचेगा। ये सरकार ने फैसला कर लिया, कोई लड़कियों का स्कूल नहीं होगा। हमारे गांव में 6 स्कूल हैं, 4 प्राइमरी स्कूल हैं, 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, वहाँ भी एक स्कूल बचेगा, 5 बंद होंगे। अब आप एक अंदाज़ा लगाओ, एक गांव में 5 स्कूल बंद होंगे, एक स्कूल द्वारा औसतन 5 किले भी जगह हो तो 25-30 किले हो गए। उस 25-30 किलों पर भी नजर है उनकी। पढ़ाई खराब करनी है या तो नजर है, लेकिन उनकी 25-30 किलों पर भी नजर है। कहीं सोचो हमारे गांव की जमीन आड़े बढ़ जाएगा, बढ़ के तो दिखाइयो। मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, जींद में भी जान का सूत बैठे जाता होगा कि दूर है, बड़ा जो स्कूल है जींद का नहर के तले, उसके सारे आजकल एक नंदीशाला बन रही है, खागड़ खुगड़ गाय वगैरह रोके उड़े। वह जमीन मेरा किसकी थी? 8 किले जमीन है बागवानी विभाग की, और वह कड़ गई। वह जमीन नाम करा दी, यो निर्जन में एक बाबा है राघवानंद, सुना हो तो, उसकी एक ट्रस्ट है, उसका नाम करवा दी। राघवानंद RSS का आदमी है, बीजेपी का आदमी है, बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुका। 8 किले तो उसने वहीं दे दिए नहर के तले, और 9 किले दे दिए बीड़ में। अगर आप बीड़ का जाओगे तो बड़दे इस साइड में 9 किले उठे दे दिए। 17 किला में एक बार तो बना दी नंदीशाला, और 5 साल पास होगा वह नंदीशाला तो बाहर की गांव में खोल देंगे, और आड़े तो मैं मॉल बनाऊंगा। फिर कौन रोक देगा जब जमीन उसका नाम जाली? अगर तड़के कोई आपका स्कूल, लड़कियों का स्कूल बंद कर दे और कह दे आड़े तो रामदेव की वाह खुलवाएंगे, योगशाला खुलवाएंगे, ये हमारे नौजवान ना उसका कन करे भाई योग सिखाओगे, बालक तरक्की करेंगे, खेल में जाएंगे, नौकरी क्या जाएगी, या उसका चंदा कर दे आंडे, वाह होगी किसी RSS की शाखा की, और चंदा करके तुम बनवाओगे उसने। वो ऐसे बहका के जमीनों पे भी कब्जा कर सकते हैं, उनकी योजना है ये। सारे गांव में जितनी भी शामलात की जमीनें हैं सब पे उनकी नजर है, कई दिन से नजर है, और इस टाइम पे उन्होंने ये हमला बोल दिया। अब सवाल ये है भगत सिंह को याद करने का कि क्या भगत सिंह ऐसा ही चाहते थे? भगत सिंह ऐसा चाहते थे जैसा रूस में हुआ, कि हर बच्चे को पढ़ाई बिल्कुल फ्री और अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई हो, हर एक सब्जेक्ट के न्यारे न्यारे मास्टर हों, 20 बालकों पे प्राइमरी में एक मास्टर हो,
8वीं तक 30 पे मास्टर हो, उसके ऊपर 40 पे मास्टर हो, और सारे विषयों के अलग अलग मास्टर हों, लेबोरेटरी हो, लाइब्रेरी हो। हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, शहर मजा नहीं रहे। कितनी दुकान कोचिंग सेंटर खुल गए देखे होंगे, जो आप में से जाते आपने देखा होगा बस स्टैंड DRBO के शामी के 20 कोचिंग सेंटर खुल रहे होंगे। फिर ये हुड्डा ग्राउंड में देवलाल ग्राउंड कहें जिसने, किस लिए जाते हैं वहाँ कि भाई नौकरी या कितने दाखिला खातर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, नंबर पड़ जाएगा, इसलिए जाओ। माँ बाप को पैसे देने पड़ते हैं, बच्चा जो बता दे। लड़के लड़कियाँ आप सुबह देख लो करते हैं, पाछन झोले लटका के तड़के जाले हैं गाँव में, अरसान आगे बढ़े। जय इस टाइप का प्रबंध गाँव में हो जाए तो क्या में दिक्कत है? गाँव में को लाइब्रेरी खुल जाए, वहाँ इंटरनेट लग जाए, वाईफाई फ्री हो जाए। वाईफाई में कितना लगे है? पूरा महीना वाईफाई का कनेक्शन फ्री, वाईफाई का चलान में 1000 रुपये मुश्किल तो लगते होंगे। गांव इकट्ठा हो गया अपने स्कूल में 2 कमरे में बालका के बैठने का इंतजाम कर दे, स्मार्टफोन बच्चे ले रहे हैं या अपना लैपटॉप यूज कर लें, वहाँ पे किताबें हों, वहाँ पे 15-20 दिन में कोई बाहर से बुला के किसी का भाषण करवा दिया जाए नई नई बातों की नॉलेज के लिए, और वहाँ पर बच्चे वाईफाई की मदद से, इंटरनेट की मदद से अपनी तैयारी कर लें। क्यों नहीं हो सकता? उड़े व्यायाम कर लें, शारीरिक कसरत भी उड़े हो जा और पढ़ाई की तैयारी भी उड़े हो जा। भगत सिंह तो ऐसा चाहते थे हमारे गांव में कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये जहाँ पर भी है। अगर ऐसा हम कर पाए, ये काम सरकार क्यों नहीं कर सकती? मतलब हर एक स्कूल में 9वीं के बाद 2 घंटी कोचिंग की क्यों नहीं लगा सकते? मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं डाइट में पढ़ाता था, मुझे नहीं पता यहाँ कोई डाइट में पढ़ा हुआ इस गाँव का है कि नहीं बच्चा, क्योंकि बच्चों के नाम याद नहीं रहते। मैं डाइट में पढ़ाता था, हमने वाई स्टेट की कोचिंग शुरू की। प्रिंसिपल बल्कि हमारा नाराज था इस बात से, उसको ये खतरा था भाई ये छुट्टी के बाद लड़के लड़कियां इकट्ठे रहेंगे, कोई बात होगी तो कल लेनी देनी हमारे ऊपर आओगी। लेकिन इसके बाद भी हम 2-3 टीचर थे जिन्होंने पहल करी। 1 घंटे पहले 2 घंटे बाद तक हम 2 घंटे बच्चों को रखते वहाँ, 40-40 मिनट की 3 घंटी लगा के एच स्टेट की तैयारी करवाई हमने। 173 बच्चों में से हमारे 167 पास हुए। पूरे किसी हरियाणा में एक भी कोचिंग सेंटर का ये रिकॉर्ड नहीं मिल सकता आपको, क्योंकि एस्टेट का रिजल्ट आता 3%, 4%, 5%, 10%, और हमारा रिजल्ट आप निकाल के देख लो, 173 में से 167 बच्चे पास हुए हमारे। ये प्रबंध सरकारी संस्थाओं में भी हो सकता है, फ्री में हो सकता है। वहाँ पे आप टाइम टेबल ऐसे बना लो कि पहले 6 घंटे पढ़ाई कर लो, 2 घंटे में कोचिंग करवा दो, बच्चों को जरूरत है इसकी। ये इस टाइप के इंतजामात जो भगत सिंह ने समाज की कल्पना की थी उसमें थे, लेकिन आज मौजूद नहीं है। दूसरा, जो भगत सिंह ने एक सपना देखा था कि हमारा जो समाज होगा, अब एक वो कोट करते हैं भगत सिंह अपनी, उसमें अपनी जो डायरी लिखी उसी में लिखते हैं वो कि जो क्रांतिकारी थे करतार सिंह सराभा, उनके पास हथियार खरीदने के लिए पैसा नहीं बचा, तो उन्हें राय बना ली कि डकैती डाली जाए। डकैती से पैसा इकट्ठा, किसी के घर पे डाका डालें, वहाँ से लूट के पैसा ला के उससे हथियार खरीदें। और वहाँ क्या हुआ, वो किसी के घर में, उनको कहीं से पता लग गया इस घर में शादी होनी है, और उसके घर डकैती के लिए जा बढ़े, और उन्होंने वो सामान जेवर जो भी था पैसे छीन लिए। एक लड़की ने बाँह पकड़ ली उनमें से एक की, और उसने वो लड़की ने पकड़ ली इसलिए, वो जो डकैतों में उनमें से एक आदमी था, वो उसने उसे गलत बिहेव किया, तो लड़की ने पकड़ ली उसकी बाँह। तो करतार सिंह सराभा को ये पता लग गया, क्या हुआ, उसने पिस्तौल निकाल के वो जो उनका साथी था उसके ऊपर तान ली कि तेरा जो अपराध है इसकी सजा केवल मौत है, इसकी सजा केवल मौत है। तू लड़की के ऊपर बुरी नजर रखता है, यहाँ हम आए पैसा लेने के लिए, और तू यहाँ पे लड़की पे बुरी नजर रखता है, तो तेरा इलाज केवल मौत है। उसकी बात सुन के वो लड़की भी, उसकी माँ भी, वो बोली बेटा तुम दिखो तो अच्छे हो, पर तुम यूँ काम गंदा काम क्यों कर रहे हो, तुम ये डकैतियाँ क्यों कर रहे हो। तो सराभा उसको बताता है, माँ हम इसलिए कर रहे हैं डकैती, लोग अंग्रेजों से दुखी थे। बुढ़िया बोली बेटा काम तो ठीक है तारा, पर मैंने इस लड़की की शादी करनी है, थोड़े बहुत पैसे इस खातिर छोड़ जाओ और बाकी ले जाओ। तो सराभा
वो सारे पैसे उसके जेवर और एक दो जगह और भी लूट के ले रहे थे, सारे उस बुढ़िया के सामने रख दिए कि माँ जितना चाहिए रख ले और बाकी हम ले जाएंगे। तो बुढ़िया ने भी सारा नहीं लिया, उसने कुछ रख लिया और फिर नहीं बोली बेटा जाओ तुम कामयाब हो। ये उनका उच्च आदर्श था कि डकैत हैं, अपराध कर रहे हैं, लेकिन अपराध के पीछे उनका उद्देश्य बड़ा है। और जैसे वो बूढ़ी औरत को भी, लड़की को भी पता चलता है और उस अपने साथ डकैत को कहते हैं तू इससे माफ़ी मांग, ये तेरी बहन है और ये तेरी माँ है, अगर ये तेरे को माफ़ करेंगी तो छोड़ूंगा, अगर इन्होंने माफ़ नहीं किया तो गोली से तेरी यहीं मारूंगा। उसने माफ़ी मांग ली। मैं जो बात भगत सिंह इसको रेफर क्यों करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा समाज बनाना जरूरी है जिसमें माँ बेटियां सारे समाज से ऊपर हों, माँ बेटियां सारे समाज से ऊपर हों। वो किसी एक की नहीं है, वो हमारी सब की इज्जत है, वो सब घरों को चलाती है। वो बेशक पढ़ी भी ना हो या कम पढ़ी हो, उनके अंदर इतना हुनर है कि वो टोटे को भी ढके रखती हैं, मुसीबत में भी अपनी समस्या को बाहर नहीं जाने देती और बहुत ज़्यादा संकट सह के भी घर चलाती हैं। हमें ऐसा समाज बनाना है जो बराबरी पे होगा, उसमें जात पात नहीं होगी, उसमें गरीबी अमीरी का भेद नहीं होगा, उसमें छुआछूत नहीं होगी, उसमें लड़कियां और गरीब सबसे ऊपर रखे जाएंगे और उसमें लूट खसोट वालों के लिए कोई जगह नहीं होगी। हमें ऐसा समाज बनाना है। भगत सिंह जब ये कर रहे थे तो बहुत लोग उनको ऐसा मानते थे। जब भगत सिंह ने ये तय किया कि वो असेंबली में बम दागने जाएंगे, एक घटना मैं और बताना चाहूँगा इससे पहले। लाला लाजपत राय पुलिस की लाठियों से मारे गए थे 1928 में। तो लाला लाजपत राय भगत सिंह के खिलाफ थे, पंजाब के थे दोनों। हालांकि लाला लाजपत राय का ज़्यादा समय हिसार में बीता था, लेकिन मूलतः वो भी पंजाब के उसी इलाके से थे। वो खिलाफ थे। वो खिलाफ क्यों थे? लाला लाजपत राय फ्रीडम फाइटर होते हुए भी, आज़ादी के योद्धा होते हुए भी, वो कट्टर हिंदू मतलब धर्म में ज़्यादा विश्वास रखते थे और इसलिए वो भगत सिंह के विचारों को ये कहते थे कि ये तो कर्मकांड को नहीं मानता, ये तो अफरा तफरी को मानता है, ये हमारे काम का नहीं है। जब लाला लाजपत राय मारे गए और ये फैसला हुआ, जब ये फैसला हुआ कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना है और एसपी स्कॉट था उसको मारना है, तो उनके क्रांतिकारी दल के कई लोगों ने कहा भाई वो आदमी अपनी शक्ल देख कर राजी नहीं, आप इस खातिर क्यों बदला लेवा। तब भगत सिंह ने कहा कि एक व्यक्ति की मौत का बदला लेने की बात नहीं है। लाला लाजपत राय भारत की इज्जत का प्रतीक थे, वो आज़ादी की लड़ाई के योद्धा थे, वो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने उसको इसीलिए तो मारा। हमें उनका बदला इसीलिए लेना है कि वो भारत की आज़ादी के प्रतीक थे, ना कि इसलिए कि वो लाला लाजपत राय के रूप में हमारे खिलाफ थे। ये उन्होंने तय किया। अब इस घटना के बाद की घटना देखिए कि भगत सिंह के सामने तब ये था कि अब यहाँ पकड़े जाएंगे और अभी उनका काम बहुत बाकी था। उन्होंने तय किया कि लाहौर से कैसे निकला जाए। दुर्गा भाभी नाम सुने? भगवती चरण वर्मा की पत्नी थी, वो शहीद हो चुके थे एक बम विस्फोट में। भगवती चरण वर्मा, दुर्गा भाभी और उनका एक छोटा बेटा सचिंद्र नाम था उसका, उनको साथ लेके कुर्बानी का मादा देखिए आप। भगत सिंह अंग्रेज अफसर की तरह, ये जो उनका हैट वाला टोपी है ये नहीं पहनते थे, वो तो केस रखते थे, पगड़ी रखते थे और कभी बिना पगड़ी भी रहते थे, लेकिन ये हैट उन्होंने लगाया वेश बदलने के लिए, अंग्रेजों जैसा टोपा पहना। और दुर्गा भाभी उनके साथ उनकी पत्नी बन के चली ताकि किसी को शक ना हो, और वो उनका बेटा और राजगुरु उनका नौकर बन के चला सामान उठा के। वो ऐसे वेश बदल के निकले। चंद्रशेखर आज़ाद भी उनके साथ थे, वो दूसरे तरीके से एक साधु का भेष बना के मोटे तगड़े थे, ऐसे निकले। तो कौन आज ये सोच सकता है कि एक महिला इतनी ज़्यादा कुर्बानी करने के लिए तैयार है? वो दिन रात
उसका घर, उसकी रसोई सारे दिन क्रांतिकारियों के लिए है और उनके साथ छिपते छिपाते हर लड़ाई में वो शामिल है और तमाम क्रांतिकारी भगत सिंह समेत उसको अपनी सगी बहन की तरह देखते थे। उनके लिए दुर्गा भाभी बहुत ज़्यादा सम्मान का प्रतीक थी। ऐसे एक उनकी बात थी, एक बार काकोरी कांड के बाद की बात है। काकोरी कांड के बाद सारे ये जो क्रांतिकारी थे पकड़ लिए गए, केवल चंद्रशेखर आज़ाद नहीं मिले थे। राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल, राम प्रसाद बिस्मिल सब पकड़ लिए गए और ये तय हो गया कि उनको फांसी दी जाएगी। ये तय हो गया उनको सबको फांसी दी जाएगी। जेल में जेल तोड़ के छुड़ाने की योजना बनी। भगत सिंह लाहौर से कानपुर आए कि जेल को तोड़ के हमने उनको बाहर निकलवाना है। कई दिन वहाँ पे रहे, उस जेल की रेकी की। वहाँ पे कोई उन्होंने जेल के अंदर कोई सामान लाने ले जाने वाले किसी को गांठा भी अपने साथ जोड़ा। लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ कि अंग्रेज अधिकारियों को उनकी गतिविधियों पे शक हो गया और एकाएक जेल का बहुत ज़्यादा पहरा टाइट कर दिया और बाहर के लोगों का बिस्मिल से मिलना नामुमकिन कर दिया। बिस्मिल से उनका संपर्क टूट गया और वो बचा नहीं पाए। भगत सिंह तब एक बार बहुत ज़्यादा मायूस होकर चले गए वापस पंजाब। भगत सिंह के साथ सुखदेव भी थे, जो पूरी लड़ाई में भगत सिंह के वैचारिक दृष्टि से भी और निजी भी बहुत गहरे दोस्त थे सुखदेव। वो दोनों वापस चले गए। यार तो बहुत नुकसान हो गया, अब क्या बचेगा। 4 हमारे आंदोलन के बहुत बड़े नेता एक साथ शहीद हो गए। वो निराश हो गए थे, लेकिन दोबारा से उन्होंने फिर ये तंत्र जोड़ा और फिर ये मौका आया कि असेंबली में अंग्रेज 2 बिल लेके आए थे। एक था ट्रेड सेफ्टी बिल और एक बिल था खेती के बारे में। ये जो अब जैसे मोदी कर रहा था ना, या जैसे लोग आंदोलन में थे और हरियाणा सरकार ने भूमि अधिग्रहण का कानून बदल दिया या एक कानून बना दिया कि कोई प्रॉपर्टी का नाश होगा तो वो जिनकी वजह से वो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ उनसे उगाई जाएगी और जिनकी वजह से हुआ उनमें वो लोग भी शामिल होंगे जिन्होंने कहीं बैठ के सलाह की, सलाह दी, बयान दिया, या जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो मैं भी शामिल होऊंगा। ऐसे कानून पास कर दिए। वो वहाँ कानून पास करना चाहते थे। 2 की ड्यूटी लगी कि ये वहाँ जाएंगे, असेंबली में बम फेंकेंगे और बम इसलिए नहीं फेंकेंगे कि वहाँ जो लोग बैठे उनको मारेंगे, बल्कि असेंबली के अंदर हंगामा पैदा करेंगे कि ये बिल पास नहीं होने देंगे। वहाँ पर्चे बांटेंगे, नारे लगाएंगे और जितने असेंबली में लोग आए हुए हैं उनको सबको बताएंगे कि ये बिल गलत हैं, ये भारत के मजदूरों के, किसानों के खिलाफ हैं और इनको हम पास नहीं होने देंगे। तो इन्होंने बम फेंके। ये चाहते तो वहाँ से भाग सकते थे, लेकिन भागना नहीं चाहते थे। भागना क्यों नहीं चाहते थे? भगत सिंह को बहुत लोगों ने कहा, उसके साथियों ने भी कईयों ने उलाना दिया कि आपको भागना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें जितना प्रचार जेल में जाने के बाद मिलेगा उतना प्रचार शायद हम बाहर रह के नहीं कर सकते थे। और वही घटना है असेंबली कांड वाली, जिसके बाद एकाएक तमाम अखबार, बड़े बड़े लोग, आंदोलन के लोग एकदम भगत सिंह को ये कहने लगे महात्मा गांधी के बाद अगर कोई बड़ा नेता है तो ये भगत सिंह है। और आज भी लोग अगर आज़ादी की लड़ाई के शहीदों को देखो तो भगत सिंह को बहुत से लोग महात्मा गांधी से भी ऊपर रखते हैं, उससे भी आगे रखते हैं। और महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या सुभाष गिनती के नामों के साथ लोग सिमट जाते हैं। उसकी वजह यही है कि उन्होंने एक अलग विचार दिया। उन्होंने अदालत को भी रैली बना ली, अदालत भी मंच बन गई। जिस दिन भी तारीख लगती उस तारीख पे जाके, केवल 5 मिनट और बोलेंगे, अगर 5 मिनट की आप बैठ सकते हो तो बैठ जाओ, केवल 5 मिनट में मैं बात करूँ। तो उन्होंने अदालत को ही मंच बना दिया, अदालत को ही मंच बना दिया कि अपनी जो प्रचार है आज़ादी के बाद का, हम कैसा भारत चाहते हैं,
और अंग्रेजों को हम यहाँ क्यों नहीं रहने देना चाहते, ये उन्होंने पूरा मंच बना दिया। और पूरे देश के अंदर आपने देखा अंग्रेज इतने डर गए थे, उसका दिन मुकर्रर हुआ था अदालत से 24 तारीख को फांसी देने का, 24 मार्च को, लेकिन फांसी एक दिन पहले 23 को दे दी बिना बताए। उसका कारण यही था कि अंग्रेजों को भय था कि 24 तारीख को कहीं देश के लोग इकट्ठे होकर जेल को ना घेर लें और जेल पे हमला ना बोल दें लोग, इसलिए उसको एडवांस में फांसी दे दी गई। ये बात आज यहाँ क्योंकि समय की सीमा है, मैं अपनी बात समाप्त करने की ओर ले जाते हुए कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के अंदर जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी उनमें भगत सिंह बिल्कुल अलग टाइप के थे। केवल कुर्बानी नहीं दी, उन्होंने देश का आगे का नक्शा पेश किया कि भारत में हिंदू मुसलमान की एकता चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं ये नारा चाहिए, जात धर्म पे कोई छुआछूत ना हो, महिला पुरुष का कोई भेद ना हो, सबके लिए शिक्षा, सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए कोई रोजगार, एक अच्छा समाज आज़ादी के बाद हम बनाएं। ऐसा ना बनाएं कि इस देश की सारी दौलत अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला इनके हाथों में चली जाए। हम एक ऐसा देश बनाएं, ये संदेश भगत सिंह ने दिया। ये सारे काम आज बाकी हैं, बल्कि बाकी नहीं है, इन कामों पे हमला बोल दिया है। भारत में आज की तारीख में 100 में से 73 लोग ऐसे हैं जिनकी महीने की कमाई 5,000 से कम है। 100 में से 90 लोग ऐसे हैं जिनकी महीने की कमाई 10,000 से कम है। और इस देश में कुल 140 घराने, कुल 140 परिवार ऐसे हैं जिनके पास पूरे देश की 70% से ज़्यादा पूंजी उन्हीं के पास है। और 10 ऐसे हैं जिन पे अकेले 10 पे देश की आधे से ज़्यादा 57% पूंजी है। ये भगत सिंह के नक्शे का भारत नहीं है। और आज आज़ादी के 75 साल बाद जब सरकार कह रही है अमृत महोत्सव बनाएंगे, वो एक बार नए सिरे से जो कुछ हमारे हाथ में था, जो देश ने कमाया, बड़े बड़े लाखों की तादाद में स्कूल खोले, हजारों कॉलेज यूनिवर्सिटी खोले, ITI खोले, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज खोले, अस्पताल बनाए, पूरे देश में बिजली का ताना बाना, सड़कों का ताना बाना, टेलीफोन का ताना बाना, ये कई लाख करोड़ खरब की संपत्ति है देश की। इस सारी संपत्ति को आज सरकार दोबारा से लोगों से छीन के, सरकारी से छीन के दोबारा से किसी पूंजीपतियों को देना चाह रही है। और उसी का ये नतीजा है कि अडानी, जिसका 10 साल पहले किसी ने नाम नहीं सुना था, और जब 14 में सरकार बनी मोदी की, तब उसका देश में 530वां नंबर था साहूकारों में, और अब उसका दुनिया में दूसरे नंबर पे नाम है। कहाँ से आया इतना पैसा? हमारी रेल, हमारे हवाई अड्डे, हमारी जंगलात की ज़मीनें, हमारे कोयले के खदान, हमारे तेल के कुएं, सब पौने पौने दाम या तो बेच दिए या 33 साल 90 साल पट्टे पे दे दिए, लीज पे दे दिए, नाम मात्र के पट्टे पे। ये देश को लुटाने का खेल जारी है जो भगत सिंह नहीं चाहते थे। आज इस देश के नागरिकों का, विशेषकर यहाँ बहनें हैं, हमारा ये कर्तव्य बनता है, युवा साथी हैं, ये हमारे कल के बच्चे हैं, इनकी ज़िंदगी अच्छी हो, इसीलिए तो हम मरते हैं। बच्चों की ज़िंदगी अच्छी हो, इनकी ज़िंदगी में दुख तकलीफ ना हो, ये अच्छे पढ़ लिख जाएं, स्वस्थ रहें, और पढ़ने लिखने के बाद कोई काम मिल जाए। ऐसे सपनों के भारत की जगह अब क्या कह रहे हैं, अग्निपथ। फौज में भी 4 साल के कच्चे लाएंगे। सरकारी नौकरियां आज अखबार में आ रही है, पहले पेज पर छप रही है, 1,82,000 पद तो हरियाणा में खाली हैं, और जबकि खाली 2 लाख से ज़्यादा हैं। और आबादी के हिसाब से पद बनाए जाएं तो 1991 में भारत में 2 करोड़ के करीब, 2.25 करोड़ आबादी थी और 4 लाख पक्की नौकरी थी। अब हरियाणा में आबादी है 3.25 करोड़ के करीब, और नौकरियां हैं पक्की सारी ही 2.5 लाख, 2,62,000। 10 लाख नई नौकरियां बन सकती हैं यहाँ पे। और हमारे बच्चे हैं, भुगत रहे हैं, कितना पैसा लोग उन पे खर्च कर रहे हैं। आज अगर हम भगत सिंह के संदेश से लेते हैं तो अपने ज़िंदगी, बच्चों की ज़िंदगी के बारे में सोचो,
और हमें अपने बच्चों की जिंदगी के लिए अगर कोई कुर्बानी देनी पड़े, वो रास्ता अपनाना पड़े, कोई सिर जोड़ना पड़े, जैसे किसान आंदोलन ने संयुक्त मोर्चा बनाया, ऐसे ही हम जनता का मोर्चा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेहतर जीवन के लिए बनाएं तो ये जिंदगी बदल सकती है। इसी के साथ मैं एक बार फिर भगत सिंह की अद्भुत कुर्बानी को सलाम करता हूँ और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि भगत सिंह का जीवन जब तक समाज में अत्याचार रहेगा, युवाओं के लिए प्रेरणा बनता रहेगा, देश के लोगों के लिए प्रेरणादायक बना रहेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।